ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल देके तो क्या होता है, ये जेवलिन ऊपर उठता है और फिर वो जमीन पे आके गिरता है। एग्जैक्टली यही है। एक जेवलिन थ्रोअर जब एक जेवलिन को ऐसे फेंकता है तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल ऐसे नहीं फेंकता है, ऐसे फेंकता है। मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल करके वो जेवलिन को फेंकता है तो जेवलिन ऊपर जाके फिर नीचे आता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन होता है तब वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो पूरे रास्ते पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन पार्टिकल के पास इनिशियली नेगेटिव y में कोई वेलोसिटी नहीं था, तो क्या बाद में भी नहीं रहेगा? जब पार्टिकल कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है तो y डायरेक्शन में नेगेटिव y में वेलोसिटी जनरेट कर रहा है और वो इंक्रीज भी हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वर्टिकल मोशन जो होगा वो ग्रेविटी के अंडर में होगा। Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। और आज के वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, बेसिक कंसेप्ट क्या है, ढेर सारा फॉर्मूला और जो मेमोराइजिंग फॉर्मूला हमें याद रखना है वो भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज हम सब लोगों के दिमाग में आ रहा है, सर ये जो मोशन के बारे में आप कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ये मोशन आखिर है क्या? देखो सिंपल मैं एक चीज समझा रहा हूं। अगर कोई पार्टिकल का हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन तो वो मोशन है मोशन इन टू डायमेंशन। जैसे मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं। पहले एग्जांपल सबसे आसान है, ये हुआ एक बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का हाइट है h और इस बिल्डिंग के ऊपर ये हुआ देवोजीत सर या देवोजीत शाह। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टोन को ऐसे फेंक के मार रहा हूं। ये देखो, ये मैंने क्या किया, इस बिल्डिंग के ऊपर से एक स्टोन को ऐसे फेंक के मारा, मतलब कोई एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ। तो ये मैंने स्टोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंक दिया। तो क्या होगा, मैंने ऐसे नहीं ड्रॉप किया, एक स्टोन को ऐसे फेंक दिया तो स्टोन क्या होगा, स्टोन का पाथ जो होगा वो ऐसे होगा और स्टोन फाइनली जमीन पर आके यहां पर हिट करेगा। तो ये जो मोशन हो रहा है, इस मोशन को हम लोग कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि देखो स्टोन को मैंने जब ऐसे फेंक के मारा तो स्टोन का दो टाइप का मोशन हो रहा है। एक तो स्टोन आगे जा रहा है क्योंकि स्टोन डायरेक्टली प्रोजेक्शन पॉइंट के नीचे नहीं आया। प्रोजेक्शन पॉइंट मतलब क्या हुआ, मतलब इसका हुआ जो पॉइंट से हम लोग इस स्टोन को प्रोजेक्ट किए थे, तो ये स्टोन प्रोजेक्शन पॉइंट के नीचे आके नहीं गिरा, ये स्टोन जमीन पे कुछ दूर आगे आके हिट किया। क्योंकि स्टोन को हमने कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंका था तो इसीलिए स्टोन ये आते आते यहां पर आके हिट किया। तो स्टोन जब नीचे आ रहा है, स्टोन राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट भी हो रहा है, तो मतलब स्टोन का एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है और स्टोन नीचे आ रहा है। स्टोन राइट साइड में भी जा रहा है और स्टोन नीचे भी आ रहा है। तो स्टोन का दो टाइप का मोशन हो रहा है। अगर मैं ये एक्सिस को कहूं एक्स और ये एक्सिस को कहूं वाई, तो स्टोन एक्स एक्सिस में भी शिफ्ट हो रहा है और स्टोन नेगेटिव वाई में भी आ रहा है। ये हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टोन का दो टाइप का मोशन हो रहा है, एक हुआ हॉरिजॉन्टल, दूसरा हुआ वर्टिकल। मैं इसको एक सिमुलेशन के साथ दिखाता हूं। देखो ये सिमुलेशन भी सेम है। जब एक स्टोन को मैंने ऊपर से फेंका तो वो स्टोन आके जमीन पर हिट किया, तो स्टोन का दो टाइप का मोशन हो रहा है। एक तो स्टोन आगे आ रहा है और वही स्टोन नीचे भी आ रहा है। तो एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई में दो टाइप का मोशन हो रहा है। सिंपल, एक्स में एक और हुआ वाई में एक, स्टोन आगे भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो इस एग्जांपल को मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं। देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो मैं अगर कोई एक पार्टिकल को ऐसे फेंकता हूं, देखो ये मैं एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी देके ग्राउंड के साथ थीटा एंगल में फेंका, तो ये हुआ दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि जब मैंने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी देके थीटा एंगल में फेंका तो पार्टिकल देखो आगे भी आ रहा है और ऊपर भी आ रहा है। तो फाइनली पार्टिकल यहां पर आके जमीन में हिट किया। तो देखो पार्टिकल ये था प्रोजेक्शन पॉइंट और ये हुआ हिटिंग पॉइंट। ये हुआ दूसरा एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन का। तुम देखे हो नीरज चोपड़ा जो हमारे इंडिया का जेवलिन थ्रोअर है, वो जेवलिन को ऐसे फेंकता है, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल देके। तो क्या होता है, ये जेवलिन ऊपर उठता है और फिर वो जमीन पे आके गिरता है। एग्जैक्टली यही है। एक जेवलिन थ्रोअर जब एक जेवलिन को ऐसे फेंकता है तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल ऐसे नहीं फेंकता है, ऐसे फेंकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल करके वो जेवलिन को फेंकता है। तो जेवलिन ऊपर जाके फिर नीचे आता है। तो जेवलिन आगे भी जा रहा है
तो ये हुआ एक्स एक्सिस में मोशन और जेवलिन ऊपर भी जा रहा है, तो ये हुआ वाई एक्सिस में मोशन। तो अगर कोई पार्टिकल का हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उस मोशन में पार्टिकल का दो टाइप का मोशन हो रहा है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलने जा रहा हूं, आज हम लोग ये वाला केस डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट। तो ये वाला एक बार सिमुलेशन में मैं दिखा देता हूं, चलो एक बार देख लो। ये हुआ, एक पार्टिकल को मैंने थीटा एंगल में फेंका और वो पार्टिकल फाइनली जमीन पे आके हिट किया, पार्टिकल आगे भी जा रहा है और पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है। तो ये केस हम लोग नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट। एक पार्टिकल को अगर हम लोग कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंक रहे हैं तो पार्टिकल फाइनली जमीन पे आके नीचे गिर रहा है। इसका पाथ का नेचर क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब कौन से टाइम पे ये जमीन पे आके हिट किया, ये रेंज कितना, मतलब पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट हिटिंग पॉइंट में जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और एग्जैक्टली ये हिटिंग पॉइंट पे आके पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। ऑब्वियसली यू नहीं होगा, क्योंकि जब पार्टिकल नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से उसका स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहला चीज मैं तुमको सिखाने जा रहा हूं कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल का दो टाइप का मोशन हो रहा है, एक हुआ हॉरिजॉन्टल में, दूसरा हुआ वर्टिकल में। लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, तो पार्टिकल को मैंने u वेलोसिटी देके फेंका था, ये हुआ पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो पूरे रास्ते पे कांस्टेंट रहेगा, वो पूरे रास्ते पे कांस्टेंट रहेगा। मैं एक बार इस बोर्ड को इरेज कर लेता हूं, फिर से ये चीज समझा रहा हूं। अब ये मत करना कि तुम अपने छत पे चढ़ गए और ये पत्थर मार के देख रहे हो और फिर दूसरे घर से आ जाए, कौन मेरे घर पर पत्थर मारा, तुम फिर बोल रहे हो आंटी हम लोग तो प्रोजेक्टाइल मोशन टेस्ट कर रहे थे। पहले चमाट आएगा उसके बाद कुछ बोलोगे, तो डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के चक्कर में किसी दूसरे घर में पत्थर फेंक के मत मारना, ठीक है। चलो, तो ये हुआ देवजीत सर, ये हुआ एक बिल्डिंग और ये हुआ ग्राउंड। मैंने एक स्टोन को ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दिया, तो ये स्टोन आके नीचे जमीन पर ऐसे हिट किया। तो स्टोन का दो टाइप का मोशन हो रहा है, एक हुआ x में और दूसरा हुआ नेगेटिव y में। अगर मैं पॉजिटिव y इसको बोल रहा हूं, नेगेटिव y मतलब नीचे हुआ, तो स्टोन आगे भी जा रहा है, स्टोन नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो स्टोन का दो टाइप का मोशन हो रहा है, x में हॉरिजॉन्टल, नेगेटिव y में वर्टिकल, ठीक है। चलो, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मैंने स्टोन को u वेलोसिटी देके फेंका था, ये स्टोन को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंका था, तो क्या होगा पूरे रास्ते में इसका जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहेगा, ये पूरे रास्ते पे ये कांस्टेंट रहेगा, पूरे रास्ते पे जो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इनिशियली इस पार्टिकल के पास y डायरेक्शन मतलब नेगेटिव y में कोई वेलोसिटी नहीं था, क्योंकि पार्टिकल को मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंका था। यही पॉइंट को तुम ध्यान में रखो, पूरे रास्ते में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन होता है तब वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो पूरे रास्ते पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन पार्टिकल के पास इनिशियली नेगेटिव y में कोई वेलोसिटी नहीं था, तो क्या बाद में भी नहीं रहेगा। जब पार्टिकल कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है तो y डायरेक्शन में नेगेटिव y में वेलोसिटी जनरेट कर रहा है और वो इंक्रीज भी हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वर्टिकल मोशन जो होगा वो ग्रेविटी के अंडर में होगा। इनिशियली पार्टिकल के पास y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, लेकिन पार्टिकल जब नीचे आ रहा है उसका नेगेटिव y में वेलोसिटी जनरेट हो रहा है और वो इंक्रीज भी हो रहा है। मान लो ये पॉइंट पे कोई y डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं था, अब मैं मान रहा हूं कि नेगेटिव y में इसका जो वेलोसिटी है वो सपोज हुआ v प्राइम। ये क्यों जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इनिशियली पार्टिकल के पास एक डायरेक्शन में वेलोसिटी था और वो पूरे रास्ते पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन y डायरेक्शन में पार्टिकल के पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता जाएगा उसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली जनरेट होता रहेगा और वो इंक्रीज भी करता रहेगा। जैसे मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हुआ v प्राइम, ग्रेविटी के कारण ये जनरेट हो रहा है। तो
ये जब पार्टिकल और नीचे आया, इसका वेलोसिटी और इंक्रीज होगा v डबल प्राइम, और ये मान लो ये हुआ v ट्रिपल प्राइम। अगर मैं इन तीनों वेलोसिटी को कंपेयर करूं तो ये हुआ v प्राइम लेस देन v डबल प्राइम, और ये हुआ v ट्रिपल प्राइम, क्योंकि ये हुआ इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी इसका सिंपल कारण है ग्रेविटी। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में पूरे रास्ते पे जो u वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि सिंपल कारण है ग्रेविटी। जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता रहेगा, ऑब्वियसली वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होता रहेगा, और ऑब्वियसली नेट वेलोसिटी मैं अगर मान रहा हूं, यहां पर मान लो v1, यहां पर मान लो v2, यहां पर मान लो v3, ये वाला मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ऑब्वियसली नेट वेलोसिटी u और v प्राइम का ये हुआ नेट वेलोसिटी v1, u और v डबल प्राइम का ये हुआ नेट वेलोसिटी v2, u और v ट्रिपल प्राइम का ये हुआ नेट वेलोसिटी v3। ऑब्वियसली जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता रहेगा, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा। ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके साथ नेट जो वेलोसिटी है u और v प्राइम का वेलोसिटी हुआ इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी v1, इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी v2, इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी v3। ऑब्वियसली एक स्टोन को जब तुम इनिशियल वेव देके फेंकोगे, स्टोन जैसे जैसे नीचे आता जाएगा उसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। तो v1 से ज्यादा है v2, v2 ज्यादा है v3। ऑब्वियसली क्यों सर, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी जनरेट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, इससे ये ज्यादा, इससे भी ये ज्यादा। तो ऑब्वियसली v1, ये पॉइंट पे स्टोन का नेट वेलोसिटी है v1, वो v2 से कम है। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जैसे जैसे स्टोन नीचे आ रहा है, रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, v1 से v2 ज्यादा, v2 से v3 ज्यादा। और ऑब्वियसली पूरे रास्ते में g क्या है, g अप्लाई हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसी के कारण ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। रिजल्टेंट वेलोसिटी हुआ अलोंग द टेंजेंट। तो हम लोग क्या क्या इसमें ढूंढने जा रहे हैं, ये जो स्टोन नीचे आ रहा है उसका पाथ का नेचर, मतलब वो सर्किल हुआ, इलिप्स हुआ, हाइपरबोला हुआ, स्टेटल हुआ। ऑब्वियसली ये हाइपरबोला भी नहीं है, सर्किल भी नहीं है, स्टेटल में नहीं, ये हुआ पैराबोला। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये जो स्टोन को मैंने h हाइट से ऊपर से फेंक के मारा, ये स्टोन जमीन पे आने के लिए कितना टाइम ले रहा है, वो हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक हुआ रेंज मतलब देखो पार्टिकल, ये हुआ प्रोजेक्शन पॉइंट, मतलब यहां से मैंने पार्टिकल को फेंक के मारा था और पार्टिकल यहां पर आके जमीन में हिट किया, तो ये हुआ रेंज। तो ये हुआ रेंज, मतलब पार्टिकल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सफर किया। और उसके साथ हम लोग ये ढूंढने जा रहे हैं कि जब पार्टिकल जमीन पे आके जस्ट हिट करने वाला है उसका वेलोसिटी क्या होगा, मतलब एंड पॉइंट वेलोसिटी क्या होगा, और वो मैक्सिमम होगा। और एक इंपॉर्टेंट नोट मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, और एक इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा वो तो हम लोग इक्वेशन से निकालेंगे। तो ऑब्वियसली जब स्टोन को मैंने ऐसे फेंक के मारा, स्टोन का दो टाइप का मोशन हो रहा है, एक हुआ हॉरिजॉन्टल, दूसरा हुआ वर्टिकल, कोई बात नहीं है। तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग इक्वेशन से निकालेंगे, लेकिन मैं शॉर्टकट से बोल सकता हूं। सिंपल देखो, सिंपल मैं कहां पर लिखूं, ये साइड में मैं नोट दे रहा हूं, देखो। तो ये हुआ ग्राउंड, और ये हुआ u इक्वल टू 0, ये स्टोन को मैंने जस्ट ड्रॉप कर दिया, तो स्टोन आके नीचे जमीन में आके हिट करेगा। कितना टाइम लेगा, सिंपल, एक स्टोन को मैंने h हाइट से छोड़ दिया, जमीन में आके हिट करेगा, कितना टाइम लेगा, ये लेता है टाइम t इक्वल टू √2h/g। तो इतने टाइम में ये स्टोन जमीन पे आके हिट करेगा। सर ये टाइम आप क्यों बता रहे हैं, ये तो हुआ सिंपल 1 डायमेंशन, ये हुआ 2 डायमेंशन, यही तो बात है। इस केस में प्रोजेक्टाइल h हाइट से ग्राउंड तक आने के लिए सेम ही टाइम लेगा। सर यहां पर तो सिर्फ एक मोशन हुआ वर्टिकल, यहां पर तो 2 मोशन है, तो कैसे टाइम सेम हो रहा है? यही तो है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। एक मोशन दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों मोशन के लिए टाइम सेम है।
यही तो जादू है फिजिक्स का कि एक मोशन दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है, और इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। आओ समझाते हैं, देखो कैसे। तो स्टोन को मैंने h हाइट से ड्रॉप किया, स्टोन जमीन पे आके हिट किया, इतने टाइम में √2h/g। ये केस प्योर वन डायमेंशन है। तो ये स्टोन को जब मैंने h हाइट से एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंका, स्टोन आ रहा है नीचे, दो टाइप का मोशन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक हुआ हॉरिजॉन्टल, दूसरा हुआ वर्टिकल। लेकिन इसमें स्टोन ये h हाइट से ग्राउंड तक आने के लिए सेम टाइम लेगा, जिसको हम लोग कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हम लोग इक्वेशन से भी निकाल लेंगे, और ये मैंने फास्ट में ही बता दिया तुम लोगों को कि ये स्टोन जमीन पे आके हिट करेगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट में, ये टाइम भी सेम होगा और एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा। यही है, इस केस में स्टोन का दो टाइप का मोशन हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए स्टोन को h हाइट से ग्राउंड तक आने के लिए यही टाइम चाहिए, एग्जैक्टली सेम, √2h/g। और इसी को हम लोग कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। तुम क्या करो, h हाइट से एक स्टोन को जस्ट ड्रॉप कर दो, तो कितना टाइम लेगा स्टोन ग्राउंड पे आने के लिए, √2h/g। और उसी हाइट से मैं एक स्टोन को u वेलोसिटी देके फेंक रहा हूं, तो वो स्टोन जमीन पे एग्जैक्टली √2h/g टाइम में आके ही हिट करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इस केस में सिर्फ हुआ वर्टिकल, और इस केस में स्टोन का दो टाइप का मोशन भी हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। इस केस में स्टोन ये h हाइट से ग्राउंड तक आने के लिए सेम ही टाइम लेगा। क्लियर? तो यही चीज है, और पूरे रास्ते में हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि g का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट क्या है 9.8 या अप्रोक्सीमेट करके 10। क्लियर? तो ये था प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वर्टिकल मोशन भी हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट में ये स्टोन ये बिल्डिंग के ऊपर से जमीन पे आया, और उसी टाइम में पार्टिकल इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैवल किया, जिसको हम लोग कह रहे हैं रेंज, जिसको हम लोग कह रहे हैं रेंज। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को अफेक्ट नहीं कर रहा है। पार्टिकल का दो टाइप का मोशन हो रहा है, ये पार्टिकल h हाइट से नीचे आया इतने टाइम में, और उसी टाइम में पार्टिकल इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, जिसको हम लोग कह रहे हैं रेंज। वही टाइम है, सेम टाइम है, सेम टाइम में पार्टिकल इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया h, और उसी टाइम में पार्टिकल इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया r। सेम टाइम, यही टाइम में पार्टिकल इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, और उसी टाइम में पार्टिकल इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग कह रहे हैं रेंज, वो ट्रैवल किया। तो पूरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन खत्म। अब हम लोग जा रहे हैं सिंपल इक्वेशन में, अब सिंपल मैथमेटिक्स है। बाकी तो सारा कंसेप्ट मैंने तुम लोगों को समझा दिया। पार्टिकल नीचे आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, u कांस्टेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। आगे हम लोग इक्वेशन से जस्ट खेलने जा रहे हैं, तो कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ एक पतला सा बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट है h, बिल्डिंग के ऊपर ये मैं हूं देवजीत सर, और मैंने एक स्टोन को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये u से इसको फेंक के मारा, तो ये स्टोन आके जमीन में आके हिट किया। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हमारा आज का डिस्कशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम सम हाइट, क्योंकि हम लोग एक पार्टिकल को हाइट से फेंक के मार रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ का नेचर क्या होगा? ऑब्वियसली ये पैराबोला होगा, देख के लग रहा है, तो वो इक्वेशन से जाना होगा ऑब्वियसली। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ना ये एक पॉइंट ले रहा हूं, ये एक पॉइंट ले रहा हूं P पॉइंट में पार्टिकल मान लो ये हुआ t इक्वल टू 0 और ये हुआ t इक्वल टू t। तो जब हम लोग ये पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो वो हुआ t इक्वल टू 0, और जब पार्टिकल नीचे आते आते इस पॉइंट पे आया तो पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट हुआ x, y। लेट एट टाइम t पार्टिकल रीचेस एट p। तो x, y का मतलब क्या हुआ? तो ये हुआ, देखो ये हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x और ये हुआ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल y। ये हुआ पॉजिटिव x एक्सिस, ये हुआ पॉजिटिव y एक्सिस। क्लियर? पार्टिकल जब नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली पार्टिकल का जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है,
और मैंने माना कि ये हुआ हमारा P पॉइंट पे जब पार्टिकल आया, ये हुआ x कोऑर्डिनेट और ये हुआ y कोऑर्डिनेट, तो पार्टिकल का ये हुआ x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग कह सकते हैं x, और ये हुआ y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट y। सिंपल पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x, y। तो देखो ये हम लोग लिख सकते हैं इस, अच्छा एक काम करो, तुम x को अलग रखो और y को अलग रखो, जैसे हमने सीखा था। ये हुआ sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज करूंगा कि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है। देखो x डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। x डायरेक्शन में u वो पूरे रास्ते पे कांस्टेंट रहेगा, y डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, और उसके साथ x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, तो पूरे रास्ते पे ux जो u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगा, और y एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन होता है वो -g, वो हमने सीखा है मोशन अंडर ग्रेविटी काइनेमेटिक्स में। जब भी पार्टिकल ऊपर या नीचे जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग जो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन निकला है वो हुआ -g। क्लियर? उससे हमें कोई मतलब नहीं है पार्टिकल ऊपर जाए नीचे जाए, ऑलवेज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में g का साइन नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? अच्छा, तो पार्टिकल जब P पॉइंट पे आया, x एक्सिस में ये हुआ डिस्प्लेसमेंट x। क्लियर? x एक्सिस में ये हुआ डिस्प्लेसमेंट x, तो ये हुआ x, ux कितना, ux हुआ u, और टाइम तो t है, ये वाला पार्ट पूरा 0 है क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल टू x बाई u, इसको ऐसे ही रखो t इक्वल टू x बाई u। और नेक्स्ट हम लोग ये यूज करने जा रहे हैं, देखो, और y डायरेक्शन में दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करो, sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। sy मतलब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मैंने बोला था जब पार्टिकल नीचे आ रहा है, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से नीचे है, तो sy कितना होगा, ये हुआ -y, ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट अगर इनिशियल पॉइंट से नीचे है तो sy y डायरेक्शन में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हुआ -y। क्लियर? ये मैंने सिखाया था मोशन अंडर ग्रेविटी में साइन कन्वेंशन के टर्म्स में। uy मतलब y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, जब तुमने फेंका था y डायरेक्शन में कोई इनिशियल था ही नहीं, तो uy इक्वल टू 0, ये वाला पूरा टर्म गायब। नेक्स्ट हुआ हाफ ay टी स्क्वायर, ay कितना है, ये वाला पूरा टर्म गायब। नेक्स्ट हाफ ay कितना है, -g, ये हुआ -g और ये हुआ टी स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, ये हुआ y इक्वल टू g बाई 2, और t का वैल्यू इस इक्वेशन से रखो, ये हुआ टी स्क्वायर, मतलब ये हुआ x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो ये तुम्हें मेमोरी रखना होगा, y इक्वल टू g बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई u स्क्वायर। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, जिसमें k क्या है, k है g बाई 2u स्क्वायर, और ये हुआ एक कांस्टेंट। तो ये कैसा इक्वेशन होता है, ये होता है पैराबोला का इक्वेशन। यहां पर मैं कहां पर लिखूं, अच्छा तो ये हुआ इक्वेशन, ये हुआ इक्वेशन ऑफ, ये हुआ पैराबोला, ये हुआ इक्वेशन ऑफ पैराबोला y इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, और ये हुआ इक्वेशन बिटवीन y एंड x, y इक्वल टू g बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई u स्क्वायर। अगर तुम्हें x पता है तो तुम इजीली y निकाल सकते हो। तो ये हुआ y इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, और ये हुआ पैराबोला का इक्वेशन, जो ऑब्वियसली तुम्हें एग्जाम में पूछेगा। अगर क्लास 11 में आता है तो ये आता है और लगभग 3 मार्क्स का, और अगर एमसीक्यू आता है तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा। कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग ये निकालने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लेगा, ये तो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पता है, √2h/g, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल का इफेक्ट नहीं कर रहा है, और इसको हमने सीखा था प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन से। क्लियर? तो कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सर फॉर्मूला तो पता है, फिर डेरिवेशन का क्या फायदा। देखो इस केस में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला आएगा √2h/g, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेट केस में तुम्हें फॉर्मूला के साथ प्रोसेस भी सीखना होगा, तब फॉर्मूला काम नहीं करेगा।
तो इसीलिए प्रोसेस को सीखो तब फॉर्मूला में तुम जाओ। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट से ग्राउंड तक आने के लिए कितना टाइम लिया। तो ऑब्वियसली हम लोग एक्स इक्वेशन या वाई इक्वेशन यूज करेंगे, ये पहले सोचो। मतलब एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर यूज करेंगे या एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं, जब पार्टिकल ये बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आया तो इसका वाई डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। तो हम लोग y इक्वेशन यूज करेंगे। देखो तो ये हुआ एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सबसे पहले देखो ये वाला पूरा टर्म जीरो, क्योंकि पार्टिकल के पास y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, यू वाई जीरो। तो एस वाई क्या आ रहा है, एस वाई इक्वल टू ये आ रहा है हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। नेक्स्ट मैं एस वाई पुट करने जा रहा हूं, ये हुआ माइनस एच, क्योंकि ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से नीचे है तो वाई एक्सिस पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो है माइनस एच। क्लियर? अच्छा ए वाई कितना है, ए वाई है माइनस जी, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था। और पार्टिकल कितना टाइम ले रहा है, ये हुआ स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी। तो इस इक्वेशन में रखो, ये हुआ माइनस एच, ये हुआ हाफ, ये हुआ माइनस जी और ये हुआ टी स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल, ये हुआ जी टी स्क्वायर अपॉन 2, ये हुआ टी स्क्वायर इक्वल टू 2h बाई जी और ये हुआ t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। एक बार दिखा देता हूं, एक्स वाई कितना हुआ माइनस एच, ए वाई माइनस जी, स्मॉल टी की जगह टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, h इक्वल जी टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर कितना हुआ 2h बाई जी। तो ये हुआ t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। तो वो सेम ही है। सर प्रोसेस फॉर्मूला इसलिए मैं डिराइव किया ताकि प्रोसेस सीखो, कुछ प्रॉब्लम आएगा, अभी नहीं बाद में देखोगे। अभी तुम्हें अगर नीट या जेईई मेंस का करा दिया प्रॉब्लम तो ये सर से ऊपर जाएगा। अभी तुम प्रोसेस सीखो, फॉर्मूला याद रखो, उसके साथ प्रोसेस भी सीखो, आगे काम आएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, तभी तुम ये जो जर्नी है उसको एंजॉय कर सकते हो। क्लियर? तो ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं रेंज। मतलब ये पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट से जब ग्राउंड तक आया, ये तो हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन और ये हुआ पार्टिकल का एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट r इक्वल टू रेंज। पार्टिकल जब नीचे आया y एक्सिस में ये हुआ उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h और x एक्सिस में ये हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रेंज, क्योंकि पार्टिकल आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग कौन सा टाइम यूज करें, हम लोग यही टाइम यूज करेंगे। कैसे? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन से। हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन का इफेक्ट नहीं कर रहा है, वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन का इफेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों मोशन के लिए टाइम सेम ही है। एक ही टाइम में पार्टिकल यहां से यहां तक आया, मतलब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h कवर किया और उसी टाइम में पार्टिकल इतना r जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो कवर किया। तो हम लोग रेंज निकालने के लिए यही वाला टाइम का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो रेंज क्या हुआ, एक ही टाइम में पार्टिकल इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। बुक में क्या लिखा रहता है, सिंपल रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। बुक में ये लिखा रहता है r इक्वल टू u इंटू टी। तो ये हुआ u और ये हुआ अंडर रूट 2h बाई जी। लेकिन ये एक्चुअली प्रोसेस से थोड़ा शॉर्टकट है। अगर कुछ प्रॉब्लम में यहां पर ये तुम लिख सकते हो, क्योंकि एक डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मान लो कोई एक प्रॉब्लम ऐसे डिजाइन हुआ कि एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला तुम अप्लाई कर रहे हो, रेंज इक्वल टू u मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो प्रोसेस से जाओ। प्रोसेस ये कहता है sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। एक डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये जो पूरा पार्ट है ये पार्ट गायब। sx इक्वल टू uxt। sx मतलब यहां पर क्या होगा, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जो है r। ux मतलब एक डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो है u और t क्या हुआ इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हुआ r इक्वल टू u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी।
ये हुआ फॉर्मूला। तो यहां पर देखो जो रेंज है वो ऐसे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू अंडर रूट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बुक में ये लिखा रहता है आर इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला काम कर रहा है क्योंकि इस केस में एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है तो ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब ये प्रोसेस से जाना है, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस तुमको दिखाया। बुक में ये लिखा रहता है रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट u इनटू अंडर रूट 2h/g। लेकिन अगर एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया ना बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला खच खच हो जाएगा, एकदम जीरो पुट हो जाएगा, एकदम पूरा मार्क 0 आ जाएगा। तो इस केस में रेंज डिपेंड हो रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू वर्टिकल जो हाइट है उसके अंडर, मतलब ये हुआ रेंज, दोनों टर्म के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड हो रहा है, r प्रोपोर्शनल टू u अंडर रूट h। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना होगा और प्रोसेस भी याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग ये निकालने जा रहे हैं कि कोई एक पॉइंट पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितना है। मान लो पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो P पॉइंट में पार्टिकल के पास ये मैंने वेलोसिटी ड्रॉ किया, ये हुआ, सपोज ये मान लो v है, ये मान लो v है, वेलोसिटी हुआ अलोंग द टेंजेंट। तो ये v का एक्सप्रेशन क्या होगा, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं ये प्रोजेक्टाइल जब इस पाथ पे आ रहा है, कोई एक पॉइंट पे, कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे, उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो जब वो प्रोजेक्टाइल आ रहा है P पॉइंट पे, मैंने माना उसका वेलोसिटी हुआ v और वो है अलोंग द टेंजेंट। तो ऑब्वियसली ये पार्टिकल का 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा x में, दूसरा होगा नेगेटिव y में। तो चलो ड्रॉ करते हैं। देखो ये मैंने ब्लू पेन लाया है, तो देखो इसका ये हुआ एक कंपोनेंट vx और ये हुआ दूसरा कंपोनेंट vy और ये हुआ इन दोनों का रिजल्टेंट। ऑब्वियसली ये हुआ इन दोनों का रिजल्टेंट, ये हुआ एक डायरेक्शन में vx जो कांस्टेंट है, vx इक्वल टू क्या रहेगा u। मैंने बोला था पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल जब नीचे आ रहा है, एक डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो पूरे रास्ते पे एक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन y डायरेक्शन पे वेलोसिटी इनिशियल नहीं था, जब वो नीचे आ रहा है ग्रेविटी के कारण वो जनरेट हो रहा है। तो ये हुआ एक डायरेक्शन में वेलोसिटी vx u और y डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है वो हम निकालेंगे, और दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ v, ये हुआ v। इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, अरे बेटा ये ठीक हो जा, ये हुआ v। तो vx और vy का ये हुआ रिजल्टेंट v। चलो ठीक ही है, ठीक है, vx तो हमें पता है और ये vy हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग टाइम क्या लिए थे, तो मान लो ये प्रोजेक्टाइल यहां से t टाइम में p पॉइंट पे आया, क्लियर। तो t टाइम में ये हुआ t इक्वल टू 0 और ये हुआ t इक्वल टू t। तो t इक्वल टू t टाइम में ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे आया। तो देखो, अच्छा, तो ये हुआ vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t। ये वाला टर्म तो पूरा 0, vx तो ux और वो क्या होगा u। एक डायरेक्शन पे इनिशियल वेलोसिटी u है, पूरे रास्ते पे वो सेम ही रहेगा, और उसके साथ y डायरेक्शन पे vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। ये uy तो 0 क्योंकि पार्टिकल के पास y डायरेक्शन पे इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं था, लेकिन vy इक्वल टू माइनस gt, ay इक्वल टू माइनस g, और हमने ये एज्यूम किया है कि ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया t टाइम में, तो ये vy कितना हुआ माइनस gt। अब देखो रिजल्टेंट, ये क्या तुम रिजल्ट ऐसे करोगे vx प्लस vy, एकदम गड़बड़ हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को निकालने का ये रास्ता है, v इक्वल टू ये हुआ अंडर रूट क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्वाइस ab cos थीटा। तो ये हुआ vx स्क्वायर प्लस ये हुआ vy स्क्वायर प्लस ये हुआ 2vx vy, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, vx इधर vy नीचे, तो 2vx vy और ये हुआ cos 90, क्लियर। तो ये हुआ v और ये हुआ vx का मतलब ये हुआ u स्क्वायर प्लस ये हुआ vy का मतलब ये हुआ g स्क्वायर और ये हुआ t स्क्वायर। थर्ड टर्म जो है वो पूरा 0 है क्योंकि cos 90 0 है, तो ये हुआ
कोई एक टाइम t पे प्रोजेक्टाइल के पास जो वेलोसिटी है वो हुआ अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और इस इक्वेशन से तुम आइडिया लगा सकते हो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे जा रहा है टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है अलोंग द कार वो भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे पार्टिकल नीचे जा रहा है टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे वैसे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है अलोंग द कार वो भी इंक्रीज हो रहा है, जो मैंने बोला था v1 v2 v3। क्लियर? अब हम लोग अच्छा ये एंगल तुम निकाल सकते हो। मान लो ये जो एक डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी के साथ ये थीटा एंगल बनाया, ये तुम निकाल ही सकते हो। तो tan थीटा कितना हुआ देखो, ये हुआ tan थीटा। थीटा क्या है? ये कोई एक पॉइंट P पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और रिजल्टेंट वेलोसिटी के बीच में एंगल। तो tan थीटा कितना हुआ देखो, tan मतलब क्या? परपेंडिकुलर। तो इसका ऑपोजिट ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ Vy, ये पैरेलल मतलब Vy और ये हुआ बेस। ये हुआ परपेंडिकुलर मतलब Vy और ये हुआ बेस। तो tan थीटा मतलब क्या हुआ? ये हुआ Vy और ये हुआ Vx। Vy मतलब ये हुआ माइनस GT और ये हुआ Vx/u। क्लियर? तो इस फॉर्मूला को भी याद रखो। नेक्स्ट हम लोग लास्ट एक चीज निकालने जा रहे हैं। जब वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे आके हिट करने वाला है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा और उसके साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा। हम लोग डायरेक्ट ये वाला नहीं यूज करेंगे, हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे कि वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो हम लोग इस इक्वेशन में स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखने जा रहे हैं। हम लोग ये निकालने जा रहे हैं जब ये प्रोजेक्टाइल जस्ट हिट करने वाला है उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो हम लोग वो कैसे करेंगे? देखो प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक आया, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी टाइम में अंडर रूट 2hv टाइम में, उसी टाइम को इस इक्वेशन में पुट कर दो। जस्ट स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्लेस कर दो, तुम्हें मिल जाएगा प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड पे आके हिट करने वाला है उसका वेलोसिटी क्या है। और ये एंगल भी तुम निकाल सकते हो, तो कॉपी कर लो। चलते आगे। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल इन में आके कितना वेलोसिटी के साथ हिट कर रहा है। तो ये हुआ वेलोसिटी एट टाइम t अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये हुआ वेलोसिटी एट एंड। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सिंपल अंडर रूट यू स्क्वायर और ये हुआ जी स्क्वायर, स्मॉल टी को कैपिटल टी से रिप्लेस करो, जो हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में ही पार्टिकल यहां से यहां तक आके हिट कर रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट 2h/g। तो ये हुआ अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हुआ 2h/g, ये चीजें जी स्क्वायर कैंसिल, ये हुआ g, तो ये हुआ अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, और ये हुआ एंड। ये हुआ एंड मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो ग्राउंड पे आके जस्ट ग्राउंड से पहले वो इतना वेलोसिटी लेके हिट करने वाला है, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, तो ये हुआ कोई एक टाइम t पर वेलोसिटी का फॉर्मूला, और ये हुआ जब प्रोजेक्टाइल जस्ट हिट करने वाला है, तो ये हुआ अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। ऑब्वियसली जब नीचे आ रहा है ग्रेविटी के कारण उसका जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कुछ धमाकेदार प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं जो क्लास 11 नीट जेईई मेंस हर एक सेक्शन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।